4-5 दिन के अंदर जो मैंने रिक्वेस्ट की उसमें बहुत से लोगों ने सब्सक्राइब किया, नंबर्स बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। लेकिन हमारी कोशिश ये है कि जनवरी के अंदर अंदर हमने इस 29 लाख के टारगेट को हमने अचीव करना है, तो आपकी मदद जो है हमें दरकार होगी। डू सब्सक्राइब टू द चैनल। पिछले 12 घंटे में जनाब बड़ी अहम खबरें डेवलप हुई हैं। सबसे पहले मेरे ख्याल में खुशखबरी से एक आगाज़ करते हैं। ऑप्टिमिस्टिक, मैं जिस तरह हमेशा कहता हूं कि मेरी कोशिश होती है कि अप्रोच रहे ऑप्टिमिस्टिक, तो पाकिस्तान के लिए खुशखबरी है जनाब। पाकिस्तान के लिए पहली खुशखबरी ये है कि बासमती चावल जो है उसकी एक्सपोर्ट में पाकिस्तान के अंदर जो है वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इजाफा हुआ है और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है वो दिसंबर 2025 में मंथ ऑन मंथ बेसिस यानी नवंबर के महीने में जो है वो 14% उसके अंदर एक जंप आया है। 14% एक बहुत बड़ा जंप होता है और इसकी वजह यह बताई जाती है कि जो शिपमेंट्स हुई हैं उसमें तकरीबन 50% का इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से सब कुछ हुआ है। और उसके बाद पाकिस्तान ने वियतनाम को क्रॉस कर लिया है और दुनिया के अंदर तीसरा बड़ा एक्सपोर्टर बन गया है ये उसका बासमती चावल के एक्सपोर्ट का, इंडिया और थाईलैंड के बाद। तो ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी खुशखबरी है और बताया गया है कि दिसंबर 2025 में 4,89,000 टन जो है वो पाकिस्तान ने राइस एक्सपोर्ट किया है और वियतनाम के जो थे वो जो एक्सपोर्ट थी वो 3,87,000 टन थी। तो पाकिस्तान ने बहुत बड़े मार्जिन से जो है वो नंबर 3 पोजीशन जो है वो हासिल की है। मुत्तहिदा अरब अमारात जो है वो सबसे बड़ा एक्सपोर्ट टारगेट जो है वो रहा पाकिस्तान का। उसके अलावा चाइना भी जो है वो हमारा जो है वो चावल गया, तंजानिया भी गया, कीनिया भी गया, आइवरी कोस्ट, मलेशिया, कज़ाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, इन तमाम जगहों के ऊपर जो है वो पाकिस्तानी चावल जो है गया। तो ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खुशखबरी थी जो मैंने सोचा जिससे जो है वो आज आगाज़ किया जाए। अच्छा जी, दूसरी, अब इसकी आपकी मर्ज़ी है, ये आप टेबल की किस साइड पे बैठे हुए हैं, आप इसको खुशखबरी समझते हैं या क्या समझते हैं। लेकिन ऑब्वियसली मैं जानता हूँ कि सियासी नज़रियात की बुनियाद के ऊपर जो है इस खबर को तोला जाएगा, ये मैं आपको अभी से बता दूँ। और उसमें खबर बेसिकली ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से या आप कह लीजिए अमेरिका की जानिब से जो है वो पाकिस्तान को दावत दी गई है कि बोर्ड ऑफ पीस, मुजवजा एक बोर्ड ऑफ पीस जो है उसके अंदर पाकिस्तान को शामिल करने की जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक इनविटेशन आई है। पाकिस्तान को इनवाइट जो है वो किया गया है और इसमें बेसिकली बोर्ड ऑफ पीस के अंदर और बहुत से दीगर ममालिक भी हैं जिसमें शामिल किया जा रहा है मुख्तलिफ ममालिक में। इसमें टर्की की भी जो है वो इसके अंदर शामिल है। दफ्तर ख़ारजा ने इस बारे में जो है वो ऐलान बाकायदा तौर पे मीडिया को जारी किया है कि जी इस बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत दी गई है और पाकिस्तान गज़ा में अमन और सलामती के बैनुल-अक़वामी कोशिशों में अपना किरदार अदा करे, मतलब और ताकि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला फ़लस्तीन का देरपा हल जो है वो मुमकिन बनाया जा सके। अब इस सारे मामले के ऊपर बहुत से तज्ज़ियाकार जो हैं वो ये भी कह रहे हैं कि बेसिकली ये 60 रुकनी एक बोर्ड ऑफ पीस है और इसको बनाने का बेसिकली मकसद ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा के अलावा एक बॉडी जो है वो इस तरह की बनाई जाए जो कि वर्ल्ड अफेयर्स के हवाले से जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ैसले कर सके। इसकी जो सदारत है या चेयरमैनशिप जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही अनाउंस करके खुद ही अपने पास रखी है। और जहाँ तक पाकिस्तान को दावत देने की बात है, मेरा ख्याल में ऑब्वियसली ये दावत जो है ये एवी नहीं आई होगी कि इससे पहले बिहाइंड द सीन्स जो है मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है कि ये सारी चीज़ें पहले से तय की जाएं और पाकिस्तान ने बेसिकली हामी भरी होगी तो उसके बाद आपको ये शायद इन्विटेशन जो है वो आया होगा। ऑब्वियसली ये वक्त के साथ हमें ये चीज़ें जो हैं वो काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगी। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब की इस हफ्ते डोनाल्ड ट्रंप से जो है वो मुलाकात भी होने जा रही है। वज़ीर आज़म जो है वो कल ज़्यूरिख स्विट्ज़रलैंड के लिए जो है वो रवाना हो रहे हैं और मंगल को डोनाल्ड ट्रंप भी जो है वो वहाँ पे पहुँच रहे हैं। WEF के दौरान ये जो मुलाकात है WEF के इजलास के दौरान जो है वहाँ पे होगी। शहबाज शरीफ आलमी रहनुमाओं तंजीमों के सरबराहान से मुलाकात करेंगे और फोरम के अहम इजलासों में वो शिरकत भी करेंगे। इस हफ्ते स्विट्ज़रलैंड के सियाती मुकाम डेवोस में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से उनकी अहम मुलाकात होगी जहाँ पर दोनों रहनुमा 56वीं आलमी इक़्तिसादी फोरम में जो है वो शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ और उनकी टीम के अरकान 3 दिन के क़याम के दौरान सेमिनार्स और मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस में वो शिरकत करेंगे। पाकिस्तान उलमा कौंसिल ने अमरीकी सदर की जानिब से पाकिस्तान को फ़लस्तीन के मुजवजा बोर्ड में दावत को एक अजीम कामयाबी करार दिया है और हाफिज़ मोहम्मद ताहिर अशरफी ने जो है वो फ़लस्तीन की तामीर नौ के लिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पाकिस्तान को मुजवजा बोर्ड की मेंबरशिप के लिए दावत जो है वो पाकिस्तान की उन्होंने कहा अजीम सफारती कामयाबी और अहले फ़लस्तीन के लिए पाकिस्तान की हर सतह पर कोशिशों और जद्दोजहद का ये नतीजा है। इसके अलावा ब्लूमबर्ग ने जो है वो ये रिपोर्ट किया है कि ट्रंप के गज़ा ऑफ पीस बोर्ड के मंशूर के मुसवदे के हवाले देते हुए उन्होंने कहा जी ट्रंप इंतज़ामिया चाहती है कि मुख्तलिफ ममालिक बोर्ड में शामिल रहने के लिए $1 अरब भी अदा करें। अब ये मेरे लिए बड़ी हैरानकुन बात है कि पाकिस्तान $1 अरब जो है वो किस तरह देगा। बहरहाल ये खबर रिपोर्ट हुई है। ब्लूमबर्ग ने कहा जी डोनाल्ड ट्रंप जो है गज़ा अमन बोर्ड के पहले चेयरमैन होंगे और हर रुकन मुल्क की मुद्दत उसके चार्टर के नाफिज होने के बाद से 3 साल से ज़्यादा नहीं होगी जिसकी तजदीद चेयरमैन की मंजूरी से मशरूत होगी।
रॉयटर्स फौरी तौर पर इस रिपोर्ट की फिलहाल तस्दीक नहीं कर सका है। दूसरी जानिब व्हाइट हाउस ने इस रिपोर्ट को गुमराहकुन करार देते हुए कहा है कि बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत के लिए कोई कम अज़ कम रुकनीत फ़ीस जो है वो मुकर्रर नहीं की गई। सो मुख्तलिफ रिपोर्ट है। ब्लूमबर्ग कह रहा है कि जी $1 अरब जो है वो मांगा गया है, लेकिन रॉयटर्स जो है वो कंफर्म नहीं कर पा रहा और वाइट हाउस ने जो है इसे मिसलीडिंग करार दिया है कि जी ऐसी किसी किस्म की कोई बात नहीं है। लेकिन अगर जाहिर बात है आपने अगर इसको जज करना है कि क्या इससे पाकिस्तान का कोई फ़ायदा है या नहीं है, ये इसकी सबसे बड़ी मेरे ख्याल में एक दलील कम से कम जो दी जा सकती है वो ये है कि इजराइल ने इसकी मुखालफत कर दी है। इजराइल ने यह कहा है कि जनाब बेंजामिन नेतन्याहू ने बल्कि अपनी जो काबीना है उसका इजलास भी बुला लिया है जब से ये अनाउंसमेंट हुई है कि जी ये फ़लस्तीन के हवाले से ये बोर्ड ऑफ पीस बन रहा है, तो गज़ा के हवाले से जो बोर्ड ऑफ पीस बन रहा है तो उसको उन्होंने मुस्तरद किया है। उन्होंने कहा ये इकदाम इजरायली हुकूमत की पॉलिसी के ख़िलाफ़ है। सो अगर, और बाय द वे इसके अंदर टर्की भी शामिल है और टर्की के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनकी तो इजराइल वैसे ही बड़ी मुखालफत करता है और उन्हीं का नाम जो है इस बोर्ड में शामिल भी किया गया है। तो इसी से अगर मतलब एक ऐसी चीज़ बन रही है जिससे इजराइल को तकलीफ हो रही है तो मैं तो आई एम ऑल फॉर इट। मैं तो कहता हूँ हर वो काम करना चाहिए जिससे इजराइल को जो है वो तकलीफ हो, तो अगर हो रही है तो फिर इसका मतलब है कुछ अच्छा ही होने जा रहा है। बहरहाल बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर की जानिब से जो है वो बयान जारी किया गया कि इस बोर्ड की तश्कील के हवाले से इजराइल से कोई मुशावरत नहीं की गई है। गज़ा से मुतल्लिक़ किसी भी इंतज़ामी या सियासी फैसले में इजराइल को नज़रअंदाज करना काबिल कबूल नहीं है। इजरायली हुकूमत का मौक़िफ़ है कि गज़ा से जुड़े मामला बरह रास्त इजरायली सलामती और कौमी मफादात से मुतल्लिक़ हैं। इजरायली वज़ीर ख़ारजा ने ऐलान किया है कि वो गज़ा बोर्ड ऑफ पीस का मामला अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के साथ उठाएंगे ताकि इजराइल के तहफ़्फ़ुज़ात से अमरीकी हुकाम को जो है वो आगाह किया जा सके। इसके अलावा BBC ने रिपोर्ट किया है कि जी व्हाइट हाउस ने जुम्मे को सदर ट्रंप के 20 निकाती गज़ा अमन मनसूबे के दूसरे मरहले में गज़ा बोर्ड ऑफ पीस के अरकान के नामों का ऐलान किया था। मैंने आपको बताया कि इस बोर्ड के चेयरमैन जो है वो डोनाल्ड ट्रंप खुद होंगे, जबकि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, साबिक़ बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर समेत दीगर आम शख्सियात जो है इसकी रुकन होंगी। मिस्र और तुर्की के सदूर के दफातर ने ट्रंप की जानिब से इस दावतनामे की तस्दीक कर दी है। गज़ा बोर्ड ऑफ पीस का बानी एग्जीक्यूटिव बोर्ड भी है जिसका काम सरमायाकारी और सफारतकारी होगा, जबकि दूसरा गज़ा एग्जीक्यूटिव बोर्ड है जो एक मुजवज़ा इंतज़ामी ग्रुप नेशनल कमेटी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गज़ा के साथ मिलकर ज़मीनी काम की निगरानी का जो है वो ज़िम्मेदार होगा। व्हाइट हाउस के मुताबिक बोर्ड ऑफ पीस का हर रुकन एक कलमदान का जिम्मेदार होगा जो कि गज़ा में इस्तेकाम के लिए इंतहाई अहम है। ताहम अब तक ये वाज़ेह नहीं है कि बोर्ड के किस रुकन को क्या जिम्मेदारी जो है वो सौंपी जाएगी। तो इस बोर्ड में अब तक कौन कौन शामिल हैं जो नाम सामने आए हैं, साबिक़ वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर, मार्को रूबियो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा, स्टीव विटकॉफ, अजय बांगा जो कि वर्ल्ड बैंक के सरबराह हैं, रॉबर्ट गैब्रियल वो कौमी सलामती की टीम के रुकन है, निकोले मालिदिनोफ बल्गारियन ये एक पॉलिटिशियन है, इनका नाम भी जो है वो इसमें डाला गया है। इनको किन किन चैलेंजेस का इस बोर्ड को जो है वो सामना होगा, तो ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि बोर्ड कितनी जल्दी गज़ा में जो है वो तब्दीली ला सकता है जो फ़लस्तीनियों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हकीकी फ़र्क डाले, ख़ास तौर पर देरपा अमन और उससे जुड़े ठोस इक़दाम का सिलसिला जो है वो कब शुरू कर सके। अक़वाम मुत्तहिदा का तखमीना है कि गज़ा में तकरीबन 80% इमारतें जो हैं वो तबाह हो चुकी हैं और जंग से बच जाने वाले ख़ानदान अब सर्दियों के मौसम और ख़ुराक और रिहाइश की कमी से इस वक्त जो है उसका सामना कर रहे हैं। अगरचे इमदादी ग्रुपों का कहना है कि कुछ बेहतरी आई है, लेकिन वो इजराइल पर अपने काम पर मुसलसल पाबंदियाँ आयद करने का इल्ज़ाम लगाते हैं। तो बहुत एक्सटेंसिव काम करना पड़ेगा इस बोर्ड को, लेकिन देखते हैं कि वो इंतज़ामी तौर पर इन मामला को जो है वो हल कर सकता है या नहीं। दूसरी जानिब हमास को गैर मुसल्लह करने का चैलेंज और इसराइल के तहफ़्फ़ुज़ात वो भी एक बहुत बड़ी रुकावट होंगे इस बोर्ड के मतलब रस्ते में। बाज़ माहिरीन के मुताबिक इस बोर्ड के लिए शायद सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो जंगबंदी को बरकरार रखना ही होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के मैंडेट की हिमायत इस फोर्स के पास गज़ा को असलहे से पाक करने का भी जो है वो सबसे बड़ा चैलेंज होगा। जहाँ पे उनको मतलब ये सब कुछ करना है, वहीं पे हमास को जो है वो डिसार्म करना भी जो है इस बोर्ड की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो है वो हो सकती है। इस बारे में फ़िलहाल कोई रोड मैप नहीं दिया गया कि जी तब से लेकर तब तक जो है वो ये टारगेट्स हमने अचीव करने हैं। अभी सिर्फ बोर्ड की जो है वो बेसिकली तश्कील की जा रही है, बाकी चीज़ें मेरे ख्याल में बाद में जाके जो है वो रिवील होंगी। ट्रंप के वो खतूत जो हफ्ते के रोज़ सोशल मीडिया के ऊपर शाया हुए हैं और जिन्हें बोर्ड का हिस्सा बनने की दावत दी गई है, उनमें से 2 रहनुमा अर्जेंटीना के सदर और पैराग्वाय के सदर जो हैं उन्होंने इसे पोस्ट किया है। सदर ट्रंप की जानिब से जो ख़त लिखा गया है उसमें अमरीकी जो इन लोगों को ख़त लिखे गए उन्होंने वो पोस्ट किए हैं। अमरीकी सदर ने कहा कि ये बोर्ड मशरिक़ वस्ता में अमन को मुस्तहकम करने की कोशिश करेगा और साथ ही ये भी कहा कि वो आलमी तनाज़ात के हल के लिए एक जुर्रतमंदाना और नया तरीका जो है वो अपनाएगा। ट्रंप इंतजामिया की जानिब से तकरीबन 60 ममालिक को भेजे गए मुसवदा चार्टर में कहा गया है कि अगर कोई रुकन मुल्क 3 साल से ज़्यादा अरसे तक अपनी रुकनीत बरकरार रखना चाहता है तो उसे $1 अरब नकद बतौर ताउन जो है वो देना होगा। उधर फाइनेंशियल टाइम्स ने मुंसलिक चार्टर का हवाला देते हुए कहा है कि बोर्ड ऑफ पीस एक बैनुल अक़वामी तंजीम है जिसका मकसद इस्तेहकाम को फ़रोग देना, काबिल एतमाद और कानूनी हुक्मरानी को बहाल करना और इन इलाकों में देरपा अमन को यकीनी बनाना है जो तनाज़ात से मुतासिर हैं या जिन्हें तनाज़े का ख़तरा जो है वो लाहक है। तो ये डिटेल्स जो हैं वो सामने आई हैं।
मेंबर ब्रिटिश पार्लियामेंट है जेमी कोर्बन, उन्होंने इसके ऊपर जो है वो इस पर तनकीद की है। उन्होंने कहा डोनाल्ड ट्रंप हैज़ नॉट असेंबल्ड अ बोर्ड ऑफ पीस फॉर गजा, ही हैज़ असेंबल्ड अ बोर्ड ऑफ ऑक्यूपेशन। द फ्यूचर ऑफ गजा इज़ नॉट अप टू ट्रंप, ब्लेयर और नेतन्याहू, दिस इज़ अप टू द पैलेस्टीनियन पीपल। उन्होंने कहा कि जी इसके हवाले से कुछ भी अगर फैसला होना चाहिए तो वो जो फ़लस्तीन के अवाम है उनका हक बनता है कि वो ये फैसला करें कि इस अपने इलाके के हवाले से जो है वो क्या करना चाहिए, ना कि बाहर से बनाया गया एक बोर्ड जो है जिसमें मुख्तलिफ मुल्कों के लोग शामिल हैं वो फ़लस्तीन के लोगों के गज़ा के हवाले से जो है वो किसी किस्म का कोई फ़ैसला करें। इसके अलावा आप जानते हैं कि शरीफ ख़ानदान की जो है वो एक शादी इस वक्त चल रही है और मज़ीद जो आज चंद तस्वीरें सामने आई हैं, ख़ासतौर पर पिछले मैं देख रहा था 12 से 24 घंटे के अंदर एक तस्वीर जो है वो बड़ी इस वक्त वायरल हुई हुई है और वो है मरियम औरंगज़ेब साहिबा की, जो इस वक्त सीनियर मिनिस्टर हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अंदर। तो उनकी एक तस्वीर को देख के लोग बड़ा हैरान हो रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर बहुत कमेंट कर रहे हैं, उनको यकीन नहीं आ रहा कि ये वही मरियम औरंगज़ेब हैं, कि जनाब इनकी शक्ल जो है वो काफ़ी तक तब्दील हो गई है। कुछ लोग बहुत तारीफ़ भी कर रहे हैं कि बड़ी खूबसूरत लग रही हैं एंड ऑल दैट। लेकिन मैं हैरान होता हूँ कि कितनी डिटेल से बैठ के जो है उसके ऊपर कॉमेंट्री हो रही है। मैं तो बल्कि एक ग्रुप था, मैं उसके अंदर इतनी ख़वातीन के दरमियान ही डिस्कस, अच्छा ख़वातीन के अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट इसके अंदर मैं देख रहा था कम से कम सोशल मीडिया के ऊपर, कि वो ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ कुछ कह रही थी ये अच्छी लग रही है, कुछ ने कहा जी नहीं करवाना चाहिए था, ये लग रहा है वो लग रहा है। मेरा ज़रा थोड़ा सा एक ज़रा आप समझ लीजिए चले अनपॉपुलर ओपिनियन अगर मैं इस मामले में सिर्फ एक देना चाहूँ, मतलब तमीज़ के दायरे के अंदर रहते हुए, तो मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, वो अपने चेहरे के साथ जो मर्ज़ी करें, वो जैसा मर्ज़ी उस पर काम करवाएं, वो अपना वेट लॉस करें, वो जैसे मर्ज़ी मेकअप करें, भाई उसकी मर्ज़ी है यार। आप लोगों को मतलब मैं सिर्फ हैरान होता था, और कोई काम नहीं है, यही कम रह गया इस दुनिया के अंदर। मैंने तो बल्कि एक व्हाट्सएप ग्रुप था, वो मैंने वहाँ पे लिख दिया, मैं कहा जी मुझे लग रहा है मरियम औरंगज़ेब का जो चेहरा है ना वो या उसके चेहरे के जो तब्दीलियाँ हैं वो शायद हमारा सबसे बड़ा नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन गया है, क्योंकि उसके ऊपर इतनी तवील डिस्कशन हो रही है, इन्होंने क्या करवाया, क्यों करवाया, कहाँ से करवाया, वो भाई कोई और भी काम कर लें। और उसके बाद जारी बात है जो सियासी मुखालफिन है, वो इनका एक लौंडा है उधर बैठा हुआ है बाहर, वो बैठ के ख़वातीन की तस्वीरें उठा के उसके ऊपर कमेंट कर रहा है, ये यूँ लग रही है, वो लग रही है। बेशर्म घटिया आदमी, ना इसको कोई शर्म होया है, ना इनको कोई तमीज़ होती है कि यार कोई औरत का कोई लिहाज कर ले। तू अपनी माँ बहन के ऊपर इस तरह बैठ के कमेंट करेगा, मतलब नहीं करेगा ना, तो अगले को भी वही इज़्ज़त दो, वही रिस्पेक्ट दो, सिर्फ इसलिए क्योंकि उससे सियासी मुखालफत है तो उसकी वजह से बैठ के उसके चेहरों के ऊपर कमेंट करना, कपड़ों के ऊपर कमेंट करना, ये कोई डिसेंसी होती है? मतलब इस किस्म के लोग मान से अगर शादियों के अंदर बैठ के कोई इस तरह की दूसरी औरतों के ऊपर इस तरह के कमेंट करें ना, तो लोग उठा के उनको बाहर फेंक देंगे, गेट आउट, तो इस काबिल नहीं है कि तुझे यहाँ पे बिठाया जाए। लेकिन मैं हैरान होता हूँ कि सिर्फ सियासी मुखालफत की बुनियाद के ऊपर जो है वो दूसरी औरतों के ऊपर किस किस किस्म के जो है वो कमेंट समझे जा रहे हैं। मतलब आपको इस बात का भी एहसास नहीं होता। वो इसीलिए हमारे यहाँ पे एक कल्चर है ना कि कुछ जगहों के ऊपर लिखा होता है फैमिलीज ओनली, वो इसीलिए ही होता है कि इस जैसे बिगड़े हुए लोग जो होते हैं ना वो शायद तमीज़ के दायरे में रहें कि जब अपनी माँ बहन जब साथ खड़ी हो ना तो दूसरे की माँ बहन के ऊपर कमेंट नहीं करते, या उनके कपड़ों के ऊपर या उनके चेहरों के ऊपर फिर इंसान जो है वो शायद इज्जत लिहाज के। वैसे तो आपको ज़रूरत नहीं महसूस होनी चाहिए ये मेरी बात याद रखिएगा कि आपको इस बात की ज़रूरत नहीं महसूस होनी चाहिए। या आपके लिए मेरी नज़र में एक डेरिगेटरी बात होती है कि आपको काबू करने के लिए या किसी को पट्टा डालने के लिए ज़रूरी हो कि जी आपकी माँ बहन भी साथ खड़ी हो ताकि आप काबू में रहें। आपको तो काबू में वैसे ही रहना चाहिए। आपको अपनी ज़बान, अपनी आँख जो है वो शर्म व लिहाज के अंदर रखनी चाहिए। आपको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि आपको काबू करने के लिए आपकी माँ और बहन को साथ खड़ा किया जाए। आप वैसे ही अगले को जो है वो इज़्ज़त की निगाह से देखें। लेकिन यहाँ पे माशाल्लाह कोई इज़्ज़त लिहाज नहीं है। मैं तो कभी कभार सोचता हूँ कि जिस किस्म के कमेंट कर रहे होते हैं दूसरी औरतों के ऊपर, इनकी अपनी माँ बहनों को अगर पढ़ा दिया जाए कि जनाब आपके घर का सपूत जो है ना ये आँख रखता है अगले के ऊपर, कि वो उसके चेहरों के ऊपर या कपड़ों के ऊपर इस किस्म के कमेंट करता है, तो क्या इज़्ज़त रह जाएगी। लेकिन खैर इज़्ज़त क्या रहनी है, वैसे ही बेगैरत और बेशर्म होते हैं, उनको फ़र्क ही कोई नहीं पड़ता। जिसका दिल करता है वो बैठ के कमेंट करना शुरू कर। वो भाई अगले का मुंह है, अगले का चेहरा है। अब मैं तो यहाँ तक बता सकता हूँ कि किस किस लीडर ने कौन कौन सी सर्जरियाँ करवाई हुई हैं, मैं जानता हूँ, ठीक है। उसमें नून लीग के भी लोग हैं, पीटीआई के भी लोग हैं, पता नहीं कौन। लेकिन ये कोई डिस्कशन करने वाला टॉपिक नहीं है ये कि जिसके ऊपर बात की जाए। मैं तो सिर्फ इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर रहा हूँ कि क्या गंदी और घटिया किस्म की गुफ्तगू हो रही है। तानू होर दुनिया कोई काम नहीं है, पाकिस्तान में और कोई मसाइल नहीं है। मतलब आखिर में एंड में आके इस गल तो मुक्की है कि जनाब उन्हें चेहरे तक की कराया। तो यार आप अगले की तारीफ़ करो, भी अच्छी लग रही, बहुत अच्छी लग रही है, अल्लाह आपको और हुस्न दे, आप और खूबसूरत लगे, अगे चलो यार क्या हो गया। इसके अलावा जनाब सुहेल वड़ाइच साहब ने जो है वो एक कॉलम लिखा है। सुहेल वड़ाइच साहब जो है वो उन्होंने लिखा है जी अचकज़ई चादर के पीछे क्या।
ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक उन्होंने जो है वो लाइन दी। कहते हैं जी महमूद खान अचकज़ई जैसे जहांदीदा और कट्टर जमहूरी सियासतदान को लीडर ऑफ द अपोजिशन मुकर्रर करना 2024 के इलेक्शन के बाद पहला जमहूरी मुस्बत और पॉपुलर फैसला है। मुझे यकीन है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नून लीगी हुकूमत ने यह फैसला लाजमन मुक्तदा के मशवरे से किया होगा, वगरना अकेली नून लीग और या स्पीकर ने फैसला किया होता तो हाइब्रिड निज़ाम में ज़लज़ला आ जाता। अब अगर ये फैसले हाइब्रिड निज़ाम की मंजूरी से हुआ है तो क्या निज़ाम की सोच में बहुत बड़ी जौहरी तब्दीली आ गई है? कशीदगी में कमी की कोशिश का एक नया तजुर्बाती आगाज़ है। ऐसा महसूस नहीं होता कि निज़ाम की सोच में कोई जौहरी तब्दीली हुई है। क़रैन क़यास यही है कि महमूद खान अचकज़ई जैसे सुलह जो अमन आलम के ख्वाहां और मफाहमत के परचाक को लीडर ऑफ द अपोजिशन बनाना मुल्क में सियासी कशीदगी में कमी का तजुर्बाती आगाज़ है। लेकिन इस फैसले से तवक्को करना कि कल को इमरान खान जेल से बाहर आ जाएंगे और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, बड़ी खुशफहमी होगी। इस फ़कीर सहाफ़ी के अचकज़ई साहब से बरसों से शनासाई और मोहब्बत का ताल्लुक है। मेरे घर भी आने की मेहरबानी कर चुके हैं। गुज़िश्ता हफ्ते की मुलाकातों में बेतकल्लुफ़ी और सहाफ़ियाना बेएतनाई से सख्त और नरम सवाल पूछे। अचकज़ई अपनी चादर के बल खोलने पर तैयार नहीं थे, मगर उनके चेहरे की तमानियत और लहजे का यकीन बता रहा था कि उन्हें 2 हफ्ते पहले से लीडर ऑफ द अपोजिशन बनने का इल्म था। नून लीग और पीपल्स पार्टी पे उनकी तनकीद सियासी थी, ज़ाती हरगिज़ न थी। उनका नवाज शरीफ से ताल्लुक 2 दहाइयों से जायद पर मुहीत है। वो अपनी चादर के पीछे क्या छुपा है ज़ाहिर होने दें या ना दें। नवाज शरीफ से उनका बिलवास्ता राब्ते का तो हम सब सहाफ़ियों को इल्म हो गया था, मगर वो इसकी तफसील अपने गिरद ओढ़ी चादर के पीछे छुपा गए। अब मैं और सुहेल वड़ाइद साहब जब अचकज़ई साहब से मुलाकात हुई थी तो हम एक्चुअली बिल्कुल साथ साथ बैठे थे। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हम गए भी इकट्ठे थे वहाँ पर। तो ये बेसिकली उसी मुलाकात का जिक्र करें। मैं एक्चुअली उस दिन जब मेरी वो मुलाकात हुई थी तो मैंने तो जिक्र कर दिया था। सुहेल वड़ाइद साहब हमारे सीनियर हैं, वो फिर भी ज़रा थोड़े से नर्म अल्फाज के साथ जो है इस मुलाकात का हवाल बता रहे हैं। उन्होंने कहा अभी चंद माह पहले कोयटा में महमूद खान ने अपने वालिद की सालाना बरसी पर जलसा किया तो मुल्क की मजबूरी कशीदा फ़िज़ा के पेश नज़र हुकूमत और मुक़्तदा की तरफ से इसकी इजाज़त देने का इम्कान तक न था, मगर हुकूमत ने अपने रिस्क पर यह इजाज़त दे दी और फिर यह जलसा अमन ओमान से ख़त्म हो गया। मुक़्तदा भी मुतमईन, हुकूमत शादा और अचकज़ई सब खुश हो गए। अचकज़ई को लीडर ऑफ द अपोजिशन बनाने से हुकूमत को क्या फ़ायदा और क्या नुकसान होगा? पहला फ़ायदा तो शायद ये होगा कि अब सड़कें गर्म होने के बजाय पार्लियामेंट सरगर्म होगी। अपोजिशन की ताकत ख़त्म होने से नून को भी सियासी ना मोतबरी का सामना था। अगर अपोजिशन ही ना रहे तो हुकूमत भी बेवज़न हो जाती है। पार्लियामेंट जो मुक़्तदा और सिविल के दरमियान तवाज़ुन रखने का आईनी इदारा है, अगर इसमें जान ना हो तो ताकत को नो कहने का इम्कान बहुत ही कम हो जाता है। उमर अयूब लीडर ऑफ द अपोजिशन थे तो वो मजबूर थे कि इंतहा पसंदी की तरफ माइल रहें, क्योंकि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और उनके हामियों की यही डिमांड और ख्वाहिश थी। महमूद खान अचकज़ई रास्ता निकालने वाले हैं, रास्ता बंद करने वाले नहीं, इसलिए नून और मुक़्तदा उन्हें उमर अयूब से बेहतर समझते हैं। नून को वाहिद नुकसान एक नए रिस्क से है और वो ये है कि अगर अचकज़ई से मोहब्बत, आशनाई और राब्ते बढ़े और जमहूरियत से प्यार ने शिद्दत इख्तियार की तो ताकत के मराकज़ में बैठे कुछ लोगों के माथे पर बल पड़ने लगेंगे और हाइब्रिड बिल्डिंग में दरारें पड़नी शुरू हो जाएंगी। मुक़्तदा ने रविश से हटकर महमूद अचकज़ई को लीडर ऑफ द अपोजिशन बनाने का रास्ता क्यों दिया? ये वो सवाल है जो बड़ा मानीखेज़ और जवाब तलब है। मुक़्तदा की महमूद अचकज़ई के लिए नापसंदीदी कोई छुपा हुआ राज नहीं है, फिर भी यह तजुर्बा करना लाजमन सियासी कशीदगी को कम करने की कोशिश है कि माशी तरक्की के लिए सियासी कशीदगी में कमी लाना अज़हद ज़रूरी है। अब जबकि मुक़्तदा एक इंतहाई ताकतवर पोजीशन में है, उसकी तरफ से यह तजुर्बा एक मुस्बत अमल है। ताहम अगर इसके बावजूद सड़कें गर्म करने की कोशिशें जारी रहीं, कशीदगी में कमी ना आई, गाली गलोच जारी रही, तो फिर इस तजुर्बे के मुखालिफ गालिब आ जाएंगे और शायद उम्मीद की इस खिड़की को फिर से तादेर बंद कर दिया जाएगा। तहरीक इंसाफ और अपोजिशन के लिए फैसले में खतरात भी हैं और समरात भी। तहरीक इंसाफ अपनी स्ट्रीट पावर दिखा चुकी और अब इसमें सकत नहीं कि दोबारा रियासत से लड़ाई मोल ले। सियासत के अब्दुल खली बादशाह मौलाना फजल रहमान से क्या हुकूमत अपोजिशन ने मशवरा किया होगा या बाला ही बाला ये फैसला हो गया? अपोजिशन की बड़ी जमातों में तहरीक इंसाफ के बाद तो मौलाना फजल रहमान की जमात का नंबर है। तहरीक इंसाफ ने 26वीं तरमीम के दौरान उनसे आंख मचोली की, पख्तून इंसाफियों ने उनकी मुट्ठी जांपी भी की, मगर वो उनके जाल में ना आए और अपनी आज़ादाना बार्गेनिंग पोजीशन बहाल रखी। मौलाना फजल रहमान के साथ हर दफ़ा सेकुलर जमातें हाथ कर जाती हैं। सदर बनना मौलाना ने था, बन आसिफ अली जरदारी गए। लीडर ऑफ द अपोजिशन बनना मौलाना फजल रहमान का हक था, मगर बन महमूद खान अचकज़ई गए हैं। अब मौलाना अपनी मंतक और दलील से नया रास्ता निकाल कर हुकूमत और अपोजिशन दोनों को चैलेंज देंगे या फिर खामोशी से महमूद खान अचकज़ई के पीछे बेंचों पर बैठ जाएंगे। तो ये बड़ी तफसील से अचकज़ई साहब के हवाले से कि मैं आने वाले महीने दिन जो हैं वो कैसे हो सकते हैं, उसका उन्होंने हमें तफसील से आगाह किया। इसके अलावा कुछ और खबरें भी जो हैं वो शामिल करते हैं और उसमें ख़बर ये है कि जनाब एमल वली ख़ान साहब ने एक ट्वीट किया जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। वो ट्वीट करते हैं कि जी मैं वाज़ेह और ज़िम्मेदाराना तौर पर ऐलान करता हूँ कि मैंने रियासत पाकिस्तान के आला तरीन इदारों, वज़ीर आज़म ऑफिस, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और पेशावर हाई कोर्ट और से इन अनासिर के खिलाफ बाज़ाब्ता रुजू किया